Hello everyone, welcome back to RK's Academy. I hope you all are doing well. So today we are back with a new special lecture series for SSC CGL 2023. अगर आप भी SSC CGL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं या इससे पहले भी आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। इस सीरीज़ में हम आपके साथ प्रीवियस ईयर MCQs डिस्कस करेंगे और उन पे कैसे आगे MCQs आ सकते हैं और कैसे कैसे MCQs कैसे कैसे क्वेश्चन जो है SSC CGL टायर फर्स्ट में पूछे जाते हैं। आपको इससे लेवल पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी है, या आपको कौन सी चीज़ें जो आपको छोड़नी है, जो आपको नहीं पढ़नी है, उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। इस सीरीज़ में हम जनरल अवेयरनेस का पोर्शन जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे और जनरल अवेयरनेस में जैसे कि आपको पता होगी 25 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हम आपके साथ यहाँ पे 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इसका जो लेंथ है वो 30 to 40 मिनट्स का बन जाएगा, जो आपके साथ शेयर किया जाएगा और आप इसको हर रोज़ आप हमारे चैनल पे इसको देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं हमारे साथ आपकी प्रिपरेशन, और आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पढ़नी है इस एग्ज़ाम के लिए वो भी आपको यहाँ से पता चलेगी और वो वैसे ही आप प्रिपरेशन अपनी जो है आगे बढ़ाएंगे। और तो एंड तक आपको हमारे साथ बने रहना है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जो बेल है वो ऑन करें, सो दैट हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं। और टेलीग्राम पे जुड़ जाना बहुत ही ज़रूरी है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जुड़ जाए। हम आपके साथ वहाँ पे डेली जो है मॉक्स कंडक्ट कराते हैं। आप अपना जो नॉलेज है वहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं और कुछ नई चीज़ें वहाँ पे आपको जो है सीखने को मिलेगी और अपना जो नॉलेज जो आपके साथ है उसको वहाँ पे प्रैक्टिस आप डेली कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी इस एग्ज़ाम के लिए जो आपको एग्ज़ाम है जुलाई में होगा, जुलाई जो टेंटेटिव डेट शीट इसका है जुलाई 14 से 27 तक, यानी कि अभी अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स अभी आपके प्रिपरेशन में है। तो इसको यहाँ पे हम रिवाइज अच्छे से करेंगे सो दैट आपको सारी डाउट्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन इस लेक्चर का। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने पास कॉपी पेन रखें। जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें आपको बता दूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पे जो शेयर करूँ वो आप अपने कॉपी पे लिख के रखें, उसका नोट बना के रखें, सो दैट आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी, जल्दी मेमोराइज हो जाएंगी। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ एक्स्ट्रा जो शेयर करूँगा वो आपके लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के साथ, जो है द हिंदू कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1791। 1791 में जो हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? क्या कलकत्ता में किया गया था, ढाका में, सूरत में या बनारस में? तो इसका ऑप्शन जो है दैट इज़ बनारस। बनारस में वो 1791 वाला कॉलेज जो है इस्टेब्लिश किया गया था और ये कॉलेज जो है इस्टेब्लिश किया गया था टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशंट संस्कृत टेक्स्ट्स। वहीं पे अगर कलकत्ता की बात की जाए, कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज जो है बनाया गया था, जिसको आज हम प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसको जो फाउंड किया, इसके जो फाउंडर थे वो है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय इसके फाउंडर है, राजा राम मोहन रॉय। और ये असल में फाउंडर इसके थे, उसके हेड थे, उस कमेटी के, फाउंडेशन कमेटी के हेड थे ये। तो ये कब बना था? 1817 में। राजा राम मोहन रॉय के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। राजा राम मोहन रॉय को जो राजा टाइटल था ये मिला था अकबर सेकंड से। अकबर सेकंड ने इनको जो ये टाइटल दिया था। राजा राम मोहन रॉय की अगर हम बात करें, सो ही इज़ द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज के फाउंडर जो थे वो राजा राम मोहन रॉय थे। फाइन। इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्मो समाज कि इसको पहले क्या नाम बोला जाता था, किस नाम से जाना जाता था? इट वॉज ब्रह्मो सभा। ब्रह्मो सभा वॉज द राइट आंसर। फाइन। ब्रह्मो सभा इसको पहले बोला करते थे, उसके बाद इसको ब्रह्मो समाज नाम दिया गया था। और ब्रह्मो समाज जो है कब बनी थी? 1828 में आपकी जो ब्रह्मो समाज है वो बनी थी। फाइन। राजा राम मोहन रॉय जी को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ रेनेसेंस भी कहते हैं। फादर ऑफ रेनेसेंस भी कहा जाता है।
ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 विच इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड ज्योतिबा फुले राइट गुलामगिरी इन 1873। सो 1873 में गुलामगिरी लिखी गई है। फाइन, तो ज्योतिबा फुले ने ये लिखी है और किस लैंग्वेज में लिखी है? इसका जो राइट आंसर है दैट इज मराठी। मराठी में इन्होंने ये जो गुलामगिरी थी ये लिखी थी। तो ये बुक इन्होंने डेडिकेट की थी, किन के लिए डेडिकेट की थी? टू द अमेरिकन्स, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था अमेरिकन सिविल वार में, टू एंड स्लेवरी। स्लेवरी जो थी उसको ख़त्म करने के लिए जो अमेरिकन्स ने पार्टिसिपेट किया था उस सिविल वार में, उनके लिए ये बुक डेडिकेट की गई थी ज्योतिबा फुले ने। फाइन, ये चीज़ आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, which is which of the following are rabi crops? रबी क्रॉप्स इनमें से कौन है? तो आपको पता होगी क्रॉप्स के बारे में, मैं थोड़ा यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्रॉपिंग जो सीज़न होते हैं दैट इज़ रबी क्रॉप। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रबी, खरीफ और ज़ैद, 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहता है रबी क्रॉप का दैट इज़ ये जो सोन इन अक्टूबर दिसंबर, हार्वेस्ट कब किया जाता है इसको? अप्रैल जून में। वहीं पे खरीफ क्रॉप की अगर हम बात करें, इट इज सोन इन जून जुलाई और हार्वेस्ट इसको सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। और जैद क्रॉप की अगर हम बात करें, इट इज बीइंग सोन एंड हार्वेस्टेड इन मार्च टू जुलाई। मार्च टू जुलाई में इसको जो है सो भी किया जाता है और हार्वेस्ट भी किया जाता है, यानी कि बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड्स आपको याद रखने हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं एसएससी या अदर एग्जाम्स में कि जो इसका टाइम पीरियड रहता है, रबी क्रॉप्स का टाइम पीरियड, सोन टाइम पीरियड, हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड, खरीफ क्रॉप्स का टाइम पीरियड, जैद क्रॉप्स का टाइम पीरियड, इनको आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल्स यानी कि कौन कौन से क्रॉप्स आपके रबी है, वीट, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड एटसेट्रा, दीज आर द रबी क्रॉप्स। राइस, मेज, जोवर, बाजरा, तुर, मूंग, urad, cotton, jute, groundnut, soybean, etc. These are kharif crops. Seasonal fruits, vegetables, fodder crops, etc. इनको हम क्या कहते हैं? ज़ैद क्रॉप्स। यहाँ पे स्टेट्स भी दिया गया है कि कौन कौन से स्टेट्स में ये जो क्रॉप्स है पाए जाते हैं। पंजाब, रबी क्रॉप्स की अगर हम बात करें, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो यहीं पे अगर हम खरीफ क्रॉप्स की बात करें, आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स पाए जाते हैं। और जो ज़ैद क्रॉप्स होते हैं ये मोस्टली जो है नॉर्दर्न या नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं। फाइन, तो हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पे था उस पर हम बात कर लेते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप लिख के भी रखेंगे किसी कॉपी पे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स की बात की गई है तो हमने वहाँ पे देखा कि रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, दीज आर बार्ले एंड ग्राम, दीज आर द रबी क्रॉप्स ओनली। फाइन, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर फ्री स्विमिंग एंड बॉटम डिवेलिंग फॉर्म्स। तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक देखा होगा क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में से था क्वेश्चन, फाइन। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था, ये भी हिस्ट्री में से ही पूछा गया था। और तीसरा क्वेश्चन आपके क्रॉप्स यानी कि जियोग्राफी में से पूछा गया था, जियो में से ये पूछा गया था। और वहीं पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर फ्री स्विमिंग एंड बॉटम डिवेलिंग फॉर्म्स। ऑर्गेनिजम्स की बात करनी है हमें जो फ्री स्विमिंग और बॉटम डिवेलिंग फॉर्म्स है। तो ये आपको साइंस में से ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी बायोलॉजी जो है उसमें से पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो बन जाता है ज़ूप्लांक्टन। ज़ूप्लांक्टन इज द राइट आंसर, जो कि फ्री स्विमिंग और बॉटम डिवेलिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द 2019 मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स। सो मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स 2019 जो होस्ट कर रही थी, इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था बाय इंटरनेशनल मिलिट्री सपोर्ट्स काउंसिल। सो वो कौन सी सिटी थी? दैट वाज वुहान, चाइना। चाइना में ये जो 2019 मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स जो है
ऑर्गेनाइज की गई थी बाय इंटरनेशनल मिलिट्री सपोर्ट्स। और ये कहाँ पे होस्ट किया गया था, किस सिटी ने होस्ट किया था? वुहान, चाइना ने। ये आप इसको जो है कहाँ से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था? करंट अफेयर्स में से ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, अब्दुल करीम खान वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ विच स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक? दैट वॉज किराना घराना। किराना घराना वॉज द स्कूल जिसके ये क्या थे? एक्सपोनेंट थे। सो किराना घराना इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल साइकिल इज फॉल्स? तो सेल साइकिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? क्या वो प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस टेक्स प्लेस इन G2 फेज? साइंस में से क्वेश्चन है, अगेन बायोलॉजी। सो प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस टेक्स प्लेस इन G2 फेज। तो मैं ये एक सेल साइकिल आपको बताना चाहूँगा। सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है इन ए सेल फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए ये एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है एक सेल में, और ये 2 फेज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। फाइन, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। अब इंटरफेज में और 3 फेजेस होते हैं। एक होता है G1 फेज, दूसरा होता है S फेज, तीसरा होता है G2 फेज। अब इंटरफेज में क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है द फेजेस बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। 2 सक्सेसिव एम फेजेस के बीच में जो फेजेस होते हैं उनको हम इंटरफेजेस कहते हैं। वहीं पे जो एम फेज होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वो फेज रिप्रेजेंट करता है व्हेन द सेल एक्चुअल, जो सेल होता है उसका एक्चुअल डिवीजन जो होता है वो इसी फेज के जो एम फेज होता है इसी फेज के बीच में होता है। फाइन, सो इसी फेज के बीच ऑकर होता है वो। फाइन, तो क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे पूछा गया है ये आपको सेल डिवीजन का पता चल गया है। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन है इसको अब जो बाकी जो इंटरफेज के जो बाकी फेजेस है यानी कि G1 S फेज या G2 फेज उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो एम फेज मैंने बोला कि एम फेज में क्या होता है? रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन ऑकर। एक्चुअल सेल डिवीजन ऑकर किस में होता है? एम फेज में। यहाँ पे देख लीजिए पूछा गया है कि इन एम फेज द सेल ग्रोज फिजिकली लार्जर एंड कॉपीज ऑर्गेनेलीज। नहीं, ये तो उसमें होता ही नहीं है। ये तो आपको जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये देख लीजिए G1 फेज में होता है। G1 फेज जो होता है सेल ग्रोज फिजिकली लार्जर एंड कॉपीज ऑर्गेनेलीज, ये इसमें सही होता है, ये इसमें G1 फेज में होता है। वही G2 फेज में क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस टेक्स प्लेस। फाइन, आपके G1 फेज भी हो गया, G2 फेज। और S फेज में क्या होता है? रेप्लिकेशन ऑफ DNA टेक्स प्लेस। तो S फेज में रेप्लिकेशन ऑफ DNA होता है, ये चीज भी सही है। तो M फेज में मैंने जैसे आपको बोला कि सेल डिवीजन, एक्चुअल सेल डिवीजन कहाँ पे होता है? एम फेज में होता है। तो ये फॉल्स है, विच मीन्स करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। ये आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। श्यामजी कृष्णा वर्मा एस्टैब्लिश्ड इंडिया हाउस एट डैश इन 1905 में श्यामजी कृष्णा वर्मा ने इस्टेब्लिश किया था इंडिया हाउस। कहाँ पे किया था वो? दैट वाज इन लंदन। लंदन में इन्होंने वो इस्टेब्लिश किया था। दैट वाज अ मीटिंग, वहाँ पे एक स्टूडेंट्स की हुई थी। तो मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट जो है वो कहीं और चला जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप खुद भी पढ़ सकते हो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ाता होता, वैसे लेक्चर देता, तो मैं मे बी इसमें आपको डीपली अच्छे से समझा पाता, लेकिन टाइम आपके पास कम है उतना तो मैं यहाँ पे अभी नहीं पढ़ा सकता हूँ। और MCQs आपके लिए इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट बोलता हूँ क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि कैसे पेपर्स जो है आने वाले हैं और कैसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए है पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, उन पे ही आप फोकस करेंगे। ज़्यादा वो डीप पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पे अभी है नहीं क्योंकि आपके पास बिल्कुल टाइम कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो किस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, ये पॉलिटी में से ये क्वेश्चन है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ऐड की गई थी इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट था इन 1976, इसमें आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो ऐड की गई थी। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो मे बी जिन्होंने पढ़ी होगी उनको ये समझ आ रहा होगा कि मैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने पढ़ा होगा। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा सा एक बार इसका ओवरव्यू देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स है या आप इसका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल राइट्स है, ये चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फाइन, फिर भी मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं आपके साथ उतना यहाँ पे शेयर करूँगा, उतना आपके साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ है उसमें क्या किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई है। फाइन, तो ऐड जो की गई थी वो किसके रिकमेंडेशन पे की गई थी, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है बहुत बार कि स्वर्ण सिंह कमेटी, एक स्वर्ण सिंह कमेटी थी, सिंह कमेटी, इनकी रिकमेंडेशन पे, स्पेलिंग अगर गलत हो रही है तो उसके लिए सॉरी, तो इनकी रिकमेंडेशन पे जो है स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये ऐड की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फाइन, और तब जब ये ऐड की गई थी तब कौन से प्राइम मिनिस्टर हमारे थे, तब हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर थी दैट वाज इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तब हमारे पास प्राइम मिनिस्टर थी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या बन जाता है, इंदिरा गांधी। और हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, 4A जो कि ऐड किया गया था, 4A, उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ऐड की गई है। और कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A। और अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि आर्टिकल 51A या पार्ट 4A कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था, दैट वाज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये आपको याद रखना है। और जब पहले ऐड की गई थी देयर वर 10, कितनी थी, 10 पहले फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी एट द टाइम ऑफ दिस। और उसके बाद 86th अमेंडमेंट एक्ट हो जाता है 2002 में, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हो जाता है, जिसमें एक और ऐड किया जाता है। फाइन, और हमारे पास अभी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11, ये आप याद रखेंगे। इसमें जो इस वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। फाइन, वो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड, इनमें से कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर। तो अगस्त और सितंबर के बीच में कौन सा फेस्टिवल इनमें से जो है सेलिब्रेट किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है दैट इज ओणम। ओणम एक ऐसा फेस्टिवल है जो मलयाली पीपल जो है सेलिब्रेट करते हैं एज एनुअल हार्वेस्टिंग, उनका ये होता है, तो उस पे ये सेलिब्रेट करते हैं। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, अगस्त और सितंबर के मंथ के बीच में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन से स्टेट में, इट इज़ इन केरला, केरला के स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है। फाइन, केरला के बारे में और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको क्या नाम बोलते हैं, गॉड्स ओन कंट्री। इसका जो नाम है इट्स ऑल्सो नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। फाइन, यही पे अगर हम बात करें मकर संक्रांति की और बीकानेर फेस्टिवल, इन दो की अगर मैं बात करूं, मकर संक्रांति और बीकानेर फेस्टिवल, ये जो सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के मंथ में ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। फाइन, सो आपको कुछ चीज़ें जो है एसएससी में देखने को मिलेंगी। एक तो फेस्टिवल्स आपको याद रखने हैं, और स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स है वो याद रखने हैं आपको, कौन से स्टेट का कौन सा चीफ मिनिस्टर है। और कुछ कंट्रीज़ लाइक नेबरिंग कंट्रीज़ के आपको जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उनका आपको याद रखना है, कौन कौन से प्रेसिडेंट है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 इज चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से करेक्ट पेयर
थर्ड 5 ईयर प्लान्स, तो 5 ईयर प्लान्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इकोनॉमिक्स के साथ इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है वहाँ से पूछा गया है। सो अगर मैं बात करूँ, जो आपके 5 ईयर प्लान्स है, टोटल कितने हैं? 12 5 ईयर प्लान्स है, आपको याद होनी चाहिए ये 12 5 ईयर प्लान्स आपके दिए गए थे। सो इन 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या चीज़ें बोली गई है? सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसमें ये आपको बोला गया था टू ले द थ्रस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं महालानोबिस मॉडल, तो ये गलत है, ये तो है नहीं करेक्ट पेयर। सो क्या बोला गया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। वहीं पे सेकंड 5 ईयर प्लान जो था जिसमें ये चीज़ बोली गई थी टू सिट्रस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे सेकंड में जो अगर आप देखेंगे फोकस ऑन एग्रीकल्चर, फोकस ऑन एग्रीकल्चर तो इसमें बोला ही नहीं गया था। सो इट वाज थर्ड जो 5 ईयर प्लान था जिसमें बोला गया था कि एग्रीकल्चर और इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, वहाँ पे ये चीज़ बोली गई थी कि जो एग्रीकल्चर और वीट का इम्प्रूवमेंट है उसका प्रोडक्शन जो है उसको इम्प्रूव करें। वहीं पे तो ये भी गलत है, और थर्ड ईयर जो भी ये भी गलत है। वहीं पे फोर्थ की अगर हम बात करें, फोर्थ में ये चीज़ बोली गई थी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का इसमें बोला गया था। सो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज़ द फोर्थ 5 ईयर प्लान। सो दीज 12 5 ईयर प्लान जो मैंने आपको बोला है इनको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो 5 जो प्लानिंग कमीशन वगैरह ये जो आपकी 5 ईयर प्लान जो थे इन पे आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है वो आप याद रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करेंगे। विच इज क्वेश्चन नंबर 12। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सो स्कीम्स के बारे में, अगेन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो स्कीम्स के बारे में भी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आप करंट स्कीम्स को याद रखिएगा कि कौन कौन सी स्कीम जो हाल ही में जो इम्प्लीमेंट की गई है उनको आप याद रखिएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 कौन से स्टेट ने इम्प्लीमेंट की है? सो करेक्ट ऑप्शन इसका मैं आपको बताना चाहूँगा दैट वाज राजस्थान। राजस्थान ने ये इम्प्लीमेंट की है। और इस ये जो योजना थी, इस स्कीम के तहत क्या बोला गया था कि 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। किनको? जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं उनको 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी हर साल। जैसे कि अगर आप देखेंगे रूरल एरियाज़ में MG नरेगा जो है आपको उसमें काम दिया जाता है 90 डेज़ का काम शायद, आई गेस। सो वो मुझे पूरा याद नहीं है अभी, बट रूरल एरियाज़ में जो MG नरेगा उसके तहत जो लोग थे उनको काम दिया जाता था। वहीं पे इन्होंने बोला कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है उन्होंने बोला कि हम जो अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं उनको 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देंगे हर साल, सो दैट वो भी अपना जो है काम, वो भी कुछ पैसा कुछ कमा सके काम करके, उनके लिए भी ये एम्प्लॉयमेंट एक दी गई है। फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मिशन कुशल कर्मी was launched to upgrade the skills of construction workers। तो मिशन कुशल कर्मी जो है लॉन्च किया गया था किस लिए? टू अपग्रेड द स्किल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनका स्किल अपग्रेड करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ, तो कौन सी गवर्नमेंट जो है इन्होंने ये लॉन्च किया था? इट वाज दिल्ली। दिल्ली ने जो ये स्कीम था लॉन्च किया था, तो किस लिए ये लॉन्च किया था? टू अपग्रेड द स्किल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनका जो स्किल है उसको अपग्रेड करने के लिए किया गया था। कब किया गया था ये लॉन्च? 6 जुलाई 2022 में ये लॉन्च किया गया था। फाइन, और किन्होंने ये लॉन्च किया था? डिप्टी CM वहाँ के थे जिनका नाम है मनीष सिसोदिया, इन्होंने ये लॉन्च किया है। फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। फर्स्ट एडिशन ऑफ यूथ ओलंपिक गेम्स वाज हेल्ड एट, तो कहाँ पे वो हुआ था? फर्स्ट एडिशन ऑफ यूथ ओलंपिक गेम्स। यूथ ओलंपिक गेम्स का फर्स्ट एडिशन अगस्त 2010 में हुआ था। कहाँ पे वो हुआ था? इट वाज इन सिंगापुर। सिंगापुर में ये पहली बार हुआ था।
और इसके लिए यूथ ओलंपिक गेम्स के लिए जो एज आपको दी जाती है दैट इज़ 15 to 18। ये क्वेश्चन भी एसएससी के द्वारा पूछा गया है। बहुत सारे स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने एज पूछी थी कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम्स है इसके लिए जो एज है 15 to 18 होनी चाहिए, तभी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस ओलंपिक गेम्स में। फाइन। सो वहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो 2024 जो विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स खेला जाएगा वो कहाँ पे खेला जाएगा। इट इज़ इन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, 2024 विंटर ओलंपिक गेम्स जो वो खेला जाएगा दैट विल बी इन गैंगवॉन। गैंगवॉन में खेला जाएगा। गैंगवॉन क्या है? इट इज़ रिपब्लिक ऑफ जो कोरिया है उसका रिपब्लिक है गैंगवॉन। ठीक है। और इसका थीम जो रखा गया है दैट इज़ ग्रो टुगेदर शाइन फॉर एवर। ग्रो टुगेदर शाइन फॉर एवर इसका थीम है 2024 के लिए। और इसका मैस्कॉट क्या है यह भी आपको पता होनी चाहिए। मैस्कॉट क्या है इसका? दैट विल बी मूंगछो। फाइन। ये चीज़ें आप कुछ ऐसे ही याद रखेंगे एज इट इज, जैसे मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ऐसे ही ये चीज़ें आप याद रखेंगे। सपोर्ट्स से ये क्वेश्चन आपको पूछा। क्वेश्चन नंबर 15 इज थॉर्नी बशेस आर फाउंड इन रीजन। कौन से रीजन में ये जो है थॉर्नी बश वाले जो थॉर्नी बश कौन से रीजन में पाए जाते हैं? दीज आर इन ड्राई डेजर्ट। ड्राई डेजर्ट में ये जो है थॉर्नी बश आपको मिल जाएंगे। हॉट एंड ड्राई डेजर्ट होता है ये, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस। फोक डांसेस के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ गुजरात। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बिलोंग नहीं करता है गुजरात को? सो दैट इज विदेशिया। अगर आप गरबा और डांडिया रास और विंचो दो देखोगे तो दीज ऑल थ्री डांस फोक डांसेस बिलोंग टू द स्टेट ऑफ गुजरात। वहीं पे आप विदेशिया अगर देखेंगे दिस बिलोंग टू स्टेट बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विच इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल डांसर्स रिवॉर्डेड विद द पद्मा विभूषण अवार्ड। 2003 में इनको पद्मा विभूषण, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पद्मा विभूषण इनको 2003 में मिला था, तो इसके बारे में आपको बताना है। सो पद्मा विभूषण जो इनको मिला था दैट वाज इन 2003। तो वो क्लासिकल डांसर्स कौन थे? दैट वाज सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को क्लासिकल डांसर का जो क्लासिकल डांसर थे ये, इनको पद्मा विभूषण कहाँ मिला था? 2003 में। वहीं पे इनको पद्मा भूषण भी मिला था। पद्मा भूषण इनको 1992 में मिला था। पद्मा भूषण, ये भी आप चीज़ याद रखेंगे। फाइन। और बाकी जो तीन है ये तीन ये जो है ये क्लासिकल डांसर्स नहीं है, दीज आर द कथक डांसर्स। फाइन। कथक डांसर्स, ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट आपको बताना है। सो ये क्वेश्चन आप सबको जिन जो साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं उनको ये चीज़ पता हुई होगी। तो दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द तमिल वर्ड मूवेंदर मेंशनड इन द संगम पोइम्स। संगम पोइम्स में ये तमिल वर्ड आपको दिया गया है मूवेंदर। इसका आपको बताना है कि मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या? दैट इज 3 चीफ्स। 3 चीफ्स जो है यूज्ड फॉर द हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। ये किस लिए यूज़ किया गया था? हेड ऑफ जो 3 फैमिलीज़ के हेड थे उनके लिए ये यूज़ किया गया था। तो वो 3 फैमिलीज़ कौन कौन सी थी? कोलाज, छोरा और पांड्याज। इनके जो 3 फैमिली, इनके जो 3 हेड थे, रूलिंग फैमिलीज़ के 3 हेड जो थे उनके लिए ये यूज़ किया गया था। फाइन। 3 चीफ्स। So question number 20 is, which is the last question for this lecture. It is the Vice President of India is elected for a period of dash years, that is 5 years. 5 years के लिए इनका टर्म रहता है। फाइन। और कौन सा आर्टिकल आपको ये बताता है देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट? दैट इज आर्टिकल 63। फाइन। और आर्टिकल 64 में आपको ये चीज़ बोली जाती है कि ये एक्ट करेंगे एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फाइन। एक्स ऑफिशियो
चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स रहेंगे, यानी कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी ये एक्ट करेंगे, अपर हाउस जिसको कहा जाता है राज्यसभा को। फाइन। बाकी इनका ओथ और फंक्शंस, पावर्स वगैरह, ये प्रेसिडेंट कब रह सकते हैं, इनका इम्पीचमेंट कैसा है, वो सब चीज़ें आप अगर आप पॉलिटी पढ़े होंगे या पॉलिटी आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार आप इस चीज़ को देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट आपको पूछा जा सकता है इस बारी। और मेरा क्वेश्चन आपको अभी है, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट कौन है, और प्रेसिडेंट तो आपको पता ही होगी वो कौन है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट हमारा कौन है एट प्रेजेंट। फाइन। तो ये आपका यहाँ पे आज का लेक्चर जो है ख़त्म हो जाता है। आई होप आपने लेक्चर जो है एंजॉय किया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी होगी, और आपने देखा होगा कैसे क्वेश्चंस आपको एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही आप प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखेंगे। बाकी हमारे साथ आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, वहाँ इस लेक्चर का PDF वहाँ पे आपके साथ शेयर किया जाएगा। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, टेक केयर।